जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की इस पहली कक्षा में। तो आज सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी। ये बेसिक हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें हिंदी का सबसे पहला टॉपिक होता है। तो क्या है स्वर? सामान्य अर्थ से कहा जाए कि जो ध्वनियाँ हम जो उच्चारण कर रहे हैं, जो उच्चारित ध्वनियाँ हैं वो स्वर हैं। किसी का स्वर ऊंचा हो गया, नीचा हो गया, मतलब उच्चारण में लगने वाला जो समय बोल है वो स्वर है। और ये स्वर हैं, स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। तो स्वर जो मूलतः हिंदी में स्वर हैं, कुल हिंदी में 13 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अहा। तो इसमें से जो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें कहा जाता है मूल स्वर। इनकी संख्या 10। इसके अतिरिक्त जो 3 है, ऋषि का री, और अहा। अम को कहा जाता है अनुस्वार, अहा होता है विसर्ग। इसके अतिरिक्त एक और होता है जिसमें चंद्र बिंदु जिसे कहा जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। तो जो री, और अहा है, ये कहे जाते हैं संयुक्त स्वर। ये किसी न किसी स्वर के साथ में मिलकर अपनी मौजूदगी का आपको भान करवाते हैं। अकेले जैसे जो बिंदु है वो जब तक उसके नीचे अ नहीं लगा या विसर्ग के पहले अ नहीं लगा तो उसका उच्चारण अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। उन्हें किसी न किसी आधार की आवश्यकता होती है अपने आप को ध्वनित करने के लिए। तो इसी प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो उनके उच्चारण के आधार पर स्वर का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला आधार क्या होता है? मूल स्वर, जिन्हें कहा जाता है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो इन्हें उच्चारण करने में सबसे कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी, मुंह खोला टपका, ऐसे जो स्वर होते हैं उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ये कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई और उ, छोटा वाला। तो ये 3 हैं ह्रस्व स्वर, फट से मुंह खोला टपके। तो जितना कम समय, जो सबसे कम समय लेते हैं उच्चारण में, उन्हें कहा जाता है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर। उसी के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारे पास? दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है, ज्यादा समय उनके उच्चारण में लग रहा है। तो वो क्या क्या है? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे हैं, इन्हें उच्चारण में बहुत लंबा टाइम खिंचाता है। यही, अगर ये, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है पर फिर भी जो कविता के मानक होते हैं उनमें भी जो मात्राएं गिनती की जाती हैं, तो जो अ, छोटी ई और छोटा उ है उनकी मात्राएं 1 गिनाती हैं। जो ह्रस्व स्वर है, मूल स्वर की मात्रा 1 गिनाती है। और जितने भी दीर्घ स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इन सभी की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो ये समझने के लिए। और साथ ही एक तीसरा आधार होता है लुप्त स्वर, जो आपने कभी कभी देखा होगा हिंदी में या संस्कृत में अधिकतर इसके प्रयोग आपको मिलते हैं। जैसे ऐसे ड टाइप के आकार का एक अ बना दिया जाता है। स्क्रीन पे मैं बाजू में दिखा दूंगा आपको क्या क्या है, तो वहां भी देखते जाइएगा आप। तो अ जैसा जो होता है उसको उच्चारण राम, श्याम, जैसे निर्वाण षटकम, उसमें एक एस जैसी आकृति आपको दिखेगी जिसका उच्चारण भी अ होता है। तो वो उच्चारण इतना लंबा समय खींचता है तो वो काइंड ऑफ वो मौजूद नहीं होता, एक तरह से वो वहां उपस्थित ना होकर भी अपनी उपस्थिति में एक लंबा समय खींच लेता है। तो उसे कहा जाता है लुप्त स्वर। ये उच्चारण के आधार पे 3 वर्गीकरण है। उसके बाद एक उच्चारण के बाद मुख के कौन से भाग से आपके स्वर निकल रहे हैं, आपकी ध्वनि उन वर्णों के ध्वनित हो रही है, उसके आधार पे भी 3 भाग से में फिर बांट दिया गया स्वर को। तो क्या क्या? क्या होता है? अग्र स्वर, जो एकदम मुंह के एकदम आगे के भाग से जो स्वर हमारे फूटते हैं उन्हें कहा जाता है अग्र स्वर। तो उसमें क्या क्या है? अग्र स्वर हमारे पास 4 है। ई, ए, ऐ। ये एकदम मुंह के ऐसा लगा नोक से निकले। ई, ए, ऐ, ये 4 हमारे हो गए अग्र स्वर। उसके बाद होता है मध्य स्वर, जो मुंह के बीच में से मध्य भाग से बाहर आ रहा है स्वर। तो वो केवल एक है, जो पहला अ है वो है मध्य स्वर। वो बीच में से अ बाहर है, मतलब गले और होंठ के बीच में से निकल जाएगा अ। आखिरी जो सबसे पीछे से निकल के लोग अंदर से निकाल के आ रहे कंठ से, मतलब उलट रहा है आदमी, उल्टी मार रहा है, उन्हें कहा जाता है पश्च स्वर। जो सबसे पीछे से आ रहे हैं वो पश्च स्वर। तो उनमें क्या क्या है? तो जो जितने बचे हुए हैं, आ हो गया, उ हो गया, ओ औ हो गए, ये सारे हो गए पश्च स्वर जो पीछे से निकल के आते हैं। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन में जो अ से लेके अहा तक हो गया, ये अपना हो गया स्वर।
उसके बाद की प्रक्रिया जो चालू हुई क ख ग घ से लेके गया था कि अपने व्यंजन। तो अब व्यंजनों में भी भेद है कि कौन से व्यंजन क्या है। तो एक बेसिक हम हिंदी बचपन से पढ़ रहे हैं, तो पर क्यों किसी वर्ण का उच्चारण कैसा होता है उसे समझने की एकदम बेसिक पद्धति, हर लाइन की अपनी अपनी विशेषता है। तो सबसे पहली लाइन आती है, उसे कहा जाता है कंठव्य व्यंजन। जो कंठ से जिनकी ध्वनि बाहर आ रही है, जो वर्णों का उच्चारण कंठ से हो रहा है, वो व्यंजन कहलाते हैं कंठव्य व्यंजन। तो उसमें पहली लाइन अपने पास आती है क ख ग घ अंगा, ये हो गया कंठव्य व्यंजन। इनकी ध्वनि कंठ से निकल के बाहर आ रही है आपके पास, तो इन्हें कहा जाता है कंठव्य। आपसे पूछे कि ये कौन सा व्यंजन है, क ख घ कौन सा व्यंजन है, आप बताएंगे कंठव्य व्यंजन। या कंठव्य व्यंजन कौन सा है पूछ देंगे तो उसमें आप क से घ तक अंगा तक कोई भी आप बता सकते हैं, ये कंठव्य व्यंजन है। उसके बाद हमारे पास अगले आते हैं च छ ज झ इया, ये होता है तालव्य व्यंजन। तालव्य में क्या होता है, एक जीभ है, जीभ का जो मध्य भाग है मैं दिखा रहा हूँ, ये भाग आपके ऊपर के तालू, जो ऊपर का तलवा है मुंह के अंदर का, उससे टकराता है। बोलते उच्चारण के समय आपके जीभ का मध्य भाग आपके ऊपर के तालू से टकराता है। च छ ज झ इया, इन्हें कहा जाता है तालव्य व्यंजन। उसी की अगली लाइन ट ठ ड ढ ण, इन्हें कहा जाता है मूर्धन्य व्यंजन। इसमें क्या होता है, पहले जीभ का मध्य भाग ऊपर के तालू से टकराता था, अब जीभ आपकी रोटेट होती है, घूमती है, रोटेट होकर जीभ की जो टिप है आगे की नोक, वो घूम के ऊपर के तालू को मारती है। ट ठ ड, ये घूम के आपके ऊपर के मूल को, आपके जीभ का जो मूल है वो आपके ऊपर के ताले को मार पाए, तो ये होते मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ ण। उसके बाद हमारे पास आते हैं दंतव्य व्यंजन। एक तो व्यंजन अपने आप में एक व्यंजन शब्द ही स्वादिष्ट होता है, उस अब धीरे धीरे पहुंच रहा है। ये पूरी मुख्य प्रक्रिया है जो हमारी लाल प्रक्रिया एक तरह से समझ लें, तो उसी के आधार है। तो अगले जो लाइन है त थ द ध न, इन्हें आप उच्चारण करके देखेंगे तो त थ द ध न, आपकी जीभ आपके दांत से टकराती है इनके उच्चारण के लिए। इनकी ध्वनि जब आप उत्पन्न करते हैं तो आपकी जीभ को आपके दांत का सहारा लेना पड़ता है। तो इन व्यंजनों को कहा जाता है दंतव्य व्यंजन, जो आपके दांत का सहयोग लेकर आपके मुख से उच्चारित होते हैं या ध्वनित होते हैं, उन्हें कहा जाता है दंतव्य व्यंजन। उसके बाद जो अगली लाइन है प फ ब भ म, आप बोल के देखिए तो ये जो उच्चारण है प से म तक का, इनमें आपके होठ चिपकते हैं, दोनों होठ चिपकते हैं आपस में, तो इन्हें कहा जाता है ओष्ठ्य व्यंजन। जिनमें आपके दोनों होंठ बंद हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, जिनके उच्चारण करने की प्रक्रिया में, उसे कहा जाता है ओष्ठ्य व्यंजन। प फ ब भ म, तो ये हो गए ओष्ठ्य व्यंजन। उसके अतिरिक्त जो व्यंजन है वो इन्हीं के सम्मिलित रूप से आ जाते हैं, य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। आखिरी के जो तीन है क्ष त्र ज्ञ, इन्हें कहा जाता है मिश्रित व्यंजन। ये मूल व्यंजन नहीं, ये मिश्रित व्यंजन है। जो क्ष है वो क, जो कंठव्य क है वो और षट, जो षटकोण का श होता है ना, उससे दोनों को मिलकर क्या बनता है क्ष। उसके बाद त, जो त है, त हो गया दंतव्य, त धन र जो होता है, उन दोनों को मिलाकर जो व्यंजन बनता है उसे कहा जाता है तर। और ज्ञ हो गया अपना ग और य के मिश्रण से बन गया ज्ञ। तो ये तीन कहे जाते हैं संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों के मेल होके बन रहे हैं, तो वो उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। उसके अतिरिक्त आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि लुंठित वर्ण क्या है। जो र है उसे लुंठित वर्ण कहा जाता है। म घोष वर्ण कहा जाता है। जो ह है उसे काकल्य व्यंजन कहा जाता है। काकल्य व्यंजन या फिर स्वर यंत्रमुखी व्यंजन भी कहा जा सकता है, उसके दो नाम हैं। और ये जो हमारी पूरी वर्ण माला हो गई, इसी के जो स्वर थे उनके आधार पर जितने भी व्यंजन हैं उनकी मात्राएं तय होती हैं, वो मात्राएं बनती हैं, उनसे शब्द बनते हैं। इन्हीं मात्राओं के आधार पर एक 12 खड़ी जैसे बचपन में अगर आपने पढ़ी होगी, वो स्वरों को याद करने या मात्राओं को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। जैसे क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कम, कहा, ये स्वरों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसी में एक आखिरी टॉपिक ये बचता है वर्तनी। वर्तनी को आप सामान्य शब्दों में समझें तो वर्तनी होता है स्पेलिंग, इंग्लिश का स्पेलिंग शब्द हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। तो जो आपसे उसमें पूछा ये जा सकता है कि आपको अशुद्ध शब्द लिख देगा कोई, कि उसकी मात्राएं कोई गलत उदाहरण दे देगा, जैसे
जीविका, एक शब्द है जीविका, उसमें ज में बड़ी की मात्रा आएगी, व में छोटी की मात्रा आएगी, क में आ की मात्रा आएगी। वही आपको ये उसको उल्टा करके दे सकता है, आपको ज में छोटी की मात्रा लगा देगा, व में बड़ी लगा देगा, अब आपको बोलेगा कि इसकी वर्तनी ठीक कीजिए। आपको मात्राएं ध्यान रखनी है। मात्रा क्या होती है? मात्रा होती है किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे मात्रा कहा जाता है। तो इन्हीं मात्राओं को आपको सही, आपका उच्चारण सही है तो आप लिखेंगे सही। हिंदी की सबसे अच्छी खासियत यही है कि वो जैसे लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। अगर आप बोल सही रहे हैं तो आप लिखेंगे सही। तो ये हिंदी का बेसिक। अगली कक्षा में हम संज्ञा कवर करेंगे, संज्ञा के जितने भेद होते हैं वो सब कवर करेंगे। तो आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिंदी की कक्षा को और रोमांचित तरीके से हम अपनी मातृभाषा से जुड़ें। जय हिंद।